नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मुंबई में ब्रेन हैमरेज और स्ट्रोक का बड़ा खतरा बढ़ता जा रहा है। बीते साल इसके चलते करीब 4600 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े चौंका सकते हैं। वहीं उत्तर भारत में भी बढ़ती ठंड ने ब्रेन स्ट्रोक के खतरों को बढ़ा दिया है। प्रदूषण का आप जानते ही हैं कि ऑलरेडी असर चल रहा है। ऐसे में आज हम इस पर चर्चा करेंगे, समझेंगे ब्रेन हैमरेज और स्ट्रोक के आने की वजहें क्या हैं, क्या वाकई में ये बढ़ रहा है या फिर मामले अब ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन किन लोगों को इसका ज़्यादा खतरा है, इस पर भी बात करनी होगी। साथ ही इसके बचाव को लेकर करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा। पहले ये रिपोर्ट, लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। शुगर की बीमारी हो या हार्ट डिजीज या फिर ब्लड प्रेशर की समस्या, खराब लाइफस्टाइल और बेतरतीब खान पान के चलते ये बीमारियां पहले तो चुपके से हमारी बॉडी में पैठ बनाती हैं, फिर दूसरी कई जानलेवा बीमारियों की वजह भी बन जाती हैं। ब्रेन हेमरेज और स्ट्रोक इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। महानगरों में इनमें मामले तेजी से बढ़े हैं। खासकर मुंबई की बात करें तो ब्रेन हेमरेज और स्ट्रोक के जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद डरावने हैं। बीएमसी की माने तो पिछले साल अकेले मुंबई में ब्रेन हेमरेज से मरने वालों का आंकड़ा 2500 के पार रहा। वहीं ब्रेन स्ट्रोक से मरने वालों की संख्या 2000 से अधिक रही। यानी पिछले साल रोजाना इन दोनों बीमारियों से 12 से अधिक लोगों की मौत हुई। दरअसल ब्रेन हेमरेज और स्ट्रोक के लक्षण काफी हद तक मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें मामूली फर्क होता है। आमतौर पर जब दिमाग की नसों में ब्लीडिंग होती है तो इसे हेमरेज, और जब दिमाग की नसें फट जाती हैं तो इसे स्ट्रोक कहते हैं। ब्रेन हेमरेज दुर्घटना या सिर में चोट लगने से भी हो सकती है। वायु प्रदूषण भी ब्रेन हेमरेज की एक बड़ी वजह बन सकता है। हवा में तैरते डस्ट और PM 2.5 पार्टिकल्स हमारी बॉडी में जाकर ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देते हैं। ऑक्सीजन की कमी से बीपी बढ़ जाता है और जब ये अधिक बढ़ जाता है तो दिमाग को ब्लड सप्लाई करने वाली नसों में ब्लीडिंग होने लगती है। ऐसे में समय पर उपचार नहीं मिलने से ब्रेन हेमरेज हो जाता है। वहीं जब दिमाग तक खून नहीं पहुंच पाता और उसकी नसें फट जाती हैं तो उसे ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। खासकर बीपी जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो दिमाग की नसें दबाव नहीं झेल पाती और ये फट जाती हैं। खासकर ठंड के दिनों में खून की नसें सिकुड़ने से ब्लड प्रेशर के बढ़ने का खतरा रहता है। इससे दिमाग की नसें फटने या उसमें ब्लॉकेज होने के कारण ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ब्रेन हेमरेज और स्ट्रोक के लक्षणों की बात करें तो सिर में दर्द, उल्टी, शरीर के किसी हिस्से में लकवा मार जाना, किसी अंग का सुन्न पड़ जाना, धुंधला दिखना, साफ नहीं बोल पाना, इनके कुछ अहम लक्षण हैं। वहीं चेहरे का सुन्न पड़ना और एक हाथ और पैर का कमजोर पड़ना ब्रेन स्ट्रोक के कुछ ऐसे खास लक्षण हैं जो घातक साबित हो सकते हैं। ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक से बचना है तो हमेशा अपना बीपी चेक करवाते रहें। हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए वजन कंट्रोल में रहना बेहद जरूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल और खान पान के साथ रोजाना एक्सरसाइज करने के साथ शुगर को कंट्रोल में रखें। कड़ाके की ठंड से बचें। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो इन खतरों को कम कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की चर्चा के लिए। डॉक्टर नीरज जैन, HOD न्यूरोलॉजी, KEM हॉस्पिटल के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जैन आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रतीत समदानी, किसी परिचय के मोहताज नहीं, जाने माने फिजिशियन हैं, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में फिलहाल। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर समदानी। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहन भूटानी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं अमृता हॉस्पिटल से। डॉक्टर भूटानी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर जैन आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। आंकड़े बता रहे हैं कि 2022 में पर डे 7 हेमरेज से और स्ट्रोक से 6 लोगों ने जान गंवाई है। ये मुंबई के ही आंकड़े हैं। बाकी जगह के अगर आंकड़े रिवील हुए तो चिंताएं और बढ़ सकती हैं। बट क्या ये आंकड़े आपको चौंकाते हैं? क्या सामान्यतः इतनी ही मौतें होती हैं या कुछ अनयूजुअल इसमें आपको दिख रहा है सर? चूँकि ये बॉम्बे का पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए ये आंकड़े एक्सेप्टेबल है, पर हम देख रहे हैं कि सालों साल इसका जो फ्रिक्वेंसी ऑफ स्ट्रोक जो हम देख रहे हैं हॉस्पिटल्स में वो ज़्यादा है। मेनली इसके रीजंस जो हैं वो अपनी लाइफस्टाइल है, जिसमें कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होना है। ये आंकड़े चौंकाने वाले इसलिए हैं क्योंकि आज से 20 साल पहले, आज से 10 साल पहले, और ये निरंतर इनमें ग्रोथ है बिकॉज लाइफस्टाइल, अर्बन लाइफस्टाइल एक उसमें मुख्य कारण है। एब्सोल्युटली, अर्बन लाइफस्टाइल एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। ऊपर से हाइपरटेंशन के मरीज डॉक्टर समदानी हमने देखा पिछले दिनों रिपोर्ट आई
हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम है वो पूरे देश में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हर तीसरा चौथा आदमी हाइपरटेंशन का शिकार है। ज़्यादातर दिक्कत ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनको हाइपरटेंशन है। जिनको पता है वो दवा का इस्तेमाल नहीं करते सही ढंग से, और जो दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका कंट्रोल ढंग से नहीं है। तो सब तरह से ये हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम जो है वो गहराता जा रहा है, और अब इसका कनेक्शन हम जानते हैं सीधा सीधा स्ट्रोक से है। तो मुंबई के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए और क्या आपका आकलन है इस स्थिति पर सर? दीपक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, लास्ट 15-17 सालों में इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक 50% बढ़ गई है। आप आंकड़े देखेंगे तो हर 4 मिनट एक मरीज की मौत हो सकती है स्ट्रोक से इंडिया में, और हर 40 सेकेंड एक मरीज को स्ट्रोक हो सकता है। और हाइपरटेंशन, ये टेंशन वाली बात है क्योंकि ये सबसे कॉमनेस्ट कॉज है स्ट्रोक का, चाहे वो इन्फार्क्ट का हो यानी कि ब्लड सप्लाई कम पहुंचने के कारण, या ब्लीड का हो, इसका मतलब कोई ब्रेन की नस फटने के कारण। और हाइपरटेंशन जो मैं बोलता हूँ वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मतलब खाली 90% लोग को मालूम ही नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है। और जब मरीज आते हैं चेकअप के लिए तो बोलते हैं मुझे कोई सिम्टम ही नहीं है, ना दम लगता है, ना खांसी आती है, ना सर दर्द होता है, ना दिखने में तकलीफ होती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट लोग को आम तौर पे अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करना चाहिए, और यदि ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ है तो उनको दवा ज़रूर लेनी चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए। पेशेंट लोग ये भी आके कहते हैं ब्लड प्रेशर अब मेरा 130/80 है, अब मैंने गोली बंद कर दी है 2 महीने से। आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है क्योंकि आप गोली ले रहे हैं, तो गोली लेना बहुत ही अनिवार्य और ज़रूरी है। मैं पेशेंट लोग को बहुत बार ये कहता हूँ, आप या कोई औरत को देखना चाहते हैं 9 महीने बाद डिलीवरी हो जाए बच्चे की और फिर मालूम पड़े कि आप प्रेग्नेंट थे 9 महीने के लिए, तो आप ब्लड प्रेशर चेक करिए। स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। और हमने देखा है, जैसा कि डॉक्टर समदानी ने भी बताया, डॉक्टर भूटानी, हमने देखा है कि आजकल यंगस्टर्स में भी, और इनफैक्ट अच्छे खासे हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने वाले, इनफैक्ट कुछ दिनों पहले हमने एक इंसिडेंट देखा जिसमें एक मैराथन भागने वाले अच्छे खासे लाइफस्टाइल को फॉलो करने वाले व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक आया और पैरालाइज हो गए। वो, उनकी जान बच गई, गोल्डन आवर्स में पहुंच गए हॉस्पिटल तो जान उनकी बच गई, लेकिन पैरालाइज हो गए, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं। तो ये हेल्दी लोगों में भी इसके दिखने के क्या कारण हो सकते हैं डॉक्टर भूटानी? दीपक जी, आपने बिल्कुल ही ये सही बताया कि हेल्दी लोगों के अंदर भी ऐसा ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाने के कारण हो सकते हैं। कुछ तो क्योंकि ब्लड प्रेशर कई बार पारिवारिक हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, उनके माता पिता भाई बहन किसी को ब्लड प्रेशर से ग्रसित हो सकते हैं वो, तो उनको जैसे बताया कि आपको नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर हम लोग को चेक कराना चाहिए, क्योंकि कई बार इसके लक्षण जो हैं वो नहीं सामने आते कि एकदम कोई सिर में दर्द नहीं हो रहा, कुछ आंखों में भारीपन नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम अपना ब्लड प्रेशर अपना चेक कराएं तो वो हायर पाया जाता है। तो जिसके लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस, जैसे नमक का कम करना खाने पीने में, और रेगुलर व्यायाम करना, अपना जो अगर कारण अगर कुछ जैसे यंग लोगों के अंदर हम सेकेंडरी कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन बोलते हैं, जैसे कि किडनी की प्रॉब्लम या फिर एड्रीनल ग्लैंड से एक हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होना, तो कुछ ऐसे जो हार्मोनल कंडीशंस होते हैं जिनके कारण यंग के अंदर बीपी बढ़ जाता है, या किडनी की आर्टरी के अंदर कुछ ब्लॉकेज होना, तो ये कारण हमें अचानक एक स्टार्टिंग में नहीं पता चलते, या धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ने से पता चलते हैं। तो हम अपना अगर ब्लड प्रेशर जांच करवाएंगे और वो हमारा हाई आएगा तो हम उनके कारणों को ढूंढेंगे और उनके कारणों को इलाज करके नए यंग लोगों के अंदर जो इसके कारण जो मृत्यु वगैरह होती है या फिर जो पैरालिसिस आता है उसको हम बचाव कर सकेंगे। एब्सोल्युटली। डॉक्टर नीरज जैन, अब अगेन ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं आजकल कि आप किसी अच्छे भले इंसान से पूछेंगे कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है तो वो 50 जगह गिना देगा। कहीं पर उसका शरीर सुन्न हो रहा होगा, कहीं पर उसको कोई दर्द हो रहा होगा, कहीं पर उसको वो अनडायग्नोस, अनएक्सप्लेन्ड एक झुंझुनी सी हो रही होगी अक्सर। तो कौन से ऐसे पेन हैं, नंबनेस हैं जिनको सर इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल? स्ट्रोक के बारे में हम बात करें तो हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि फास्ट करके जो चीज़ होती है FAST, सो अगर किसी को फेशियल डेविएशन सडनली हुआ, या फिर आर्म वीकनेस हुआ, या फिर स्पीच में चेंज हुआ, या फिर सडनली उसको
चलने में वर्टिगो हुआ, तो इमीडिएटली हमको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि ये स्ट्रोक के सिम्टम हो सकते हैं और नियर बाय स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। अभी अगर झुंझुनाहट बहुत दिनों से है, स्लोली है और कई दिनों से कंटिन्यूसली हो रही है, तो ये स्ट्रोक के सिम्टम नहीं हो सकते हैं। लेकिन यदि पर्सन बिल्कुल नॉर्मल था और सडनली उसको ऐसे सिम्टम्स प्रतीत होते हैं तो इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल का कंसेप्ट जनरल पब्लिक को मालूम होना चाहिए। स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल मीन्स वो हॉस्पिटल जहाँ पे कि इन हाउस सीटी एटलीस्ट अवेलेबल हो या एमआरआई अवेलेबल हो, क्योंकि वही पेशेंट्स को हम गोल्डन आवर्स में बराबर से ट्रीटमेंट कर पाते हैं। कभी कभी पेशेंट जो है स्मॉल हॉस्पिटल्स में पहुंचते हैं जहाँ पे कि सीटी या एमआरआई नहीं होता है, फिर उनको बाहर शिफ्ट करना पड़ता है और इसमें गोल्डन आवर्स का लॉस हो जाता है और हम जो इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट जो इनिशियली 4.5 आवर्स में दे पाते हैं वो हम नहीं दे सकते यदि वो आवर्स के बियॉन्ड। पर आजकल जो है स्ट्रोक के बियॉन्ड 4.5 आवर्स भी कई सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, जिसमें कि मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी मतलब इन्वेजिव हम कैथेटर डाल के वो क्लॉट को ब्रेन में से निकाल देते हैं और स्ट्रोक को इम्प्रूव या रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें जो है इनिशियल गोल्डन आवर्स में ही हो सकती है और इसलिए स्ट्रोक के अवेयरनेस के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए। एब्सोल्युटली, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि जो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल्स हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए। आप जहाँ भी रह रहे हैं, आपका रेजिडेंस जो भी है, कम से कम आइडेंटिफाई कर ले। देखिए, कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी के साथ अनहोनी हो, लेकिन अनहोनी बता कर नहीं आती। इसलिए अपनी तरफ से आप, बहुत अच्छी बात है, आप आपके परिवार में किसी को ना, भगवान ना करे कभी किसी को, लेकिन कोई जानने वाला है, कोई आपसे सलाह ले रहा है, तो कम से कम आइडेंटिफाइड अगर हॉस्पिटल्स हैं आपके आसपास तो बहुत ज़्यादा जानें बचाई जा सकती हैं। न सिर्फ ब्रेन हैमरेज स्ट्रोक के मामले में बल्कि कार्डियक अरेस्ट के मामले में भी इस तरह के हॉस्पिटल्स आपको आइडेंटिफाइड होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डॉक्टर समदानी, अब एक चिंता की बात ये भी आ जाती है जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ब्लड प्रेशर से इसको बार बार कर रहे हैं रिलेट। बहुत सारे लोग, जैसा आपने भी बताया कि आजकल तो डॉक्टर गूगल हैं और आप व्हाट्सएप में देखिए, फैमिली ग्रुप में हर कोई, हर दूसरा तीसरा आदमी डॉक्टर है। और ख़ास तौर से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का तो हर कोई डॉक्टर है, मतलब हर किसी के पास इलाज है। तो वो बता देते हैं साहब, नहीं नहीं ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, 140 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 90 है, 100 तक भी चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस ये करो, ये फलाना चीज़ खा लो, ये गरारे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सब हो जाएगा। ये कितना खतरनाक हो सकता है सर, इस तरह से ब्लड प्रेशर के साथ खिलवाड़ करना? देखिए, ब्लड प्रेशर का जो ट्रीटमेंट बनाया है, जो गाइडलाइंस बनाई है, वो करोड़ों लोगों को साथ में मिलके बनाई है और करोड़ों लोगों की बीमारी और नतीजे देख के बनाई है। ये मेरे घर में या मेरे बाजू वाले के घर में नहीं बनाई है। तो घरेलू इलाज का जहाँ तक सवाल है, घरेलू इलाज ये होना चाहिए कि नमक कम खाना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को हेल्दी रखना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए रेगुलरली प्रिवेंट करने के लिए, ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ज़्यादा दारू नहीं पीना चाहिए, वो सब घरेलू इलाज है। मेडिकल जो इलाज है उसके लिए ब्लड प्रेशर बिल्कुल काबू में रखना चाहिए। गए वो जमाने, हमारे पास वृद्ध लोग आते हैं 80 साल के, वो बोलते हैं मेरा ब्लड प्रेशर 170 है, ये उम्र के लिए तो ठीक है। 170 उम्र के लिए ठीक रहेगा, उसके साथ में नीचे वाला प्रेशर भी देखना है। ये भी दीपक जी ज़रूरी जानना है कि जैसे उम्र बढ़ती है, लोगों का ऊपर ब्लड प्रेशर जो रहता है, जो हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो ज़्यादातर के हायर रहता है क्योंकि आर्टरी स्टिफ हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी कि दोनों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर मेजर करें। और आम तौर पे 140/90 दो अलग ओकेजन पे, इसका मतलब है दो अलग समय पे, दो अलग विजिट पे डॉक्टर के क्लिनिक में बरोबर लिया गया हो तो इसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और ये वैल्यू के ऊपर ब्लड प्रेशर का इलाज करना ज़रूरी है। लाइफस्टाइल तो बनी रहेगी लेकिन दवाइयों की भी ज़रूरी है। किडनी डिजीज़ हो या डायबिटीज़ हो तो हम चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर थोड़ा इससे और कम हो, 130/75 और 130/80 के बीच में हो। और कोई भी समय हम ये नहीं चाहते कि ब्लड प्रेशर एकदम घट जाए, 110/60, 100/70 के नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे भी स्ट्रोक का इंसिडेंस बढ़ सकता है। तो ये जो व्हाट्सएप है, यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी ऑफ फेक न्यूज़, इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये फेक है, ये गलत है, इसमें कोई मेडिकल साइंस नहीं है।
एकादा कोई आदमी का पर्सनल एक्सपीरियंस, वो भी मालूम नहीं सच है कि नहीं, वो पूरी दुनिया का सोच और ट्रीटमेंट नहीं बदल सकती है। और हमें सबको, आम जनता को ये समझना चाहिए कि मेडिकल साइंस एक एविडेंस बेस्ड साइंस है, उसे फॉलो करना चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और देखिए जो डिनायल की स्थिति होती है ना, ये सब सारा चक्कर उसी का होता है कि मुझे साहब कुछ नहीं होगा, मेरे साथ तो ये है, मैं तो ये खाता हूँ, मैं तो वो जड़ी बूटी खाता हूँ, मैं तो ये फलाना फलाना, मेरे को कभी नहीं होगा। तो वो इस तरह के प्रलोभनों में भी आ जाते हैं कि साहब ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, फलाना ऐसे बैठ जाइए, वैसे खड़े हो जाइए तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। ये डिनायल मोड में जो रहा उसके साथ प्रॉब्लम आई है। अलर्ट में रहें हमेशा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। बहुत सारी चर्चाएं इस बारे में भी बाकी हैं ब्लड प्रेशर से, क्योंकि इसका बहुत बड़ा कोरिलेशन है, इसलिए ब्लड प्रेशर पे तो बात होगी। साथ ही में पॉल्यूशन, क्योंकि हम सर्दियों के मौसम में हैं और हिंदुस्तान के बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पर पॉल्यूशन की मार पड़ रही है। पॉल्यूशन और ब्रेन स्ट्रोक का कनेक्शन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो ब्रेन स्ट्रोक पर कैसे लगे रोक, क्योंकि धीरे धीरे इसके मामले बढ़ रहे हैं। मुंबई का हम एग्जांपल ले रहे हैं जहां 2022 में प्रतिदिन ब्रेन हैमरेज और ब्रेन स्ट्रोक के जो मामले आए हैं वो थोड़ा चिंताजनक हैं, प्रतिदिन 7-6 के आसपास। क्या इसकी वजह हो सकती है, इसी पर कर रहे हैं हम चर्चा। डॉक्टर भूटानी, कई लोग वो भी होते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा फिर से इसको ब्लड प्रेशर से जोड़कर देखना चाहूँगा। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग दवाएं खा रहे होते हैं और अमूमन उनका ब्लड प्रेशर 140-90, जैसे सर ने भी बताया, हर किसी की अलग अलग फिलॉसफी है इसको लेकर। तो थोड़ा सा उनको भी गाइड करें कि जो लोग ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, दवा लेने के बाद कितना रहना चाहिए। कुछ लोग अपर लिमिट में रहते हैं, सोचते हैं कि ये ठीक है। दीपक जी, जैसा कि आपने कहा कि जो लोग ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं नियमित रूप से, और वो अपना ब्लड प्रेशर अगर चेक कराते हैं, तो वो अगर उसका रेंज, हम चाहते हैं कि ऊपर का बीपी 140 या उसके नीचे रहे और निचला बीपी 90 या उसके नीचे रहे। जैसे कि डॉक्टर नीरज ने बताया कि कुछ मरीज, जैसे बीमारियों, जैसे शुगर के मरीज या किडनी के मरीजों में कहा जाता था कि अगर बीपी 135/75 के भी नीचे रहे तो उन मरीजों के लिए वह और भी अच्छा है। तो ये मरीज जो है अपना दवा को नियमित रूप से लें। और कुछ जैसे मरीज जो होते हैं उनका बीपी अगर ठीक आने लगता है तो वो उसके अंदर लापरवाही करने लग जाते हैं, वो अपने आप ही दवा को एक दिन छोड़ के खाना शुरू कर देते हैं कि हमारा तो बीपी ठीक आ रहा है, हम अब इसे अल्टरनेट डे खाना शुरू कर देंगे, या फिर कुछ दिन के लिए स्किप करके देखते हैं कि बीपी कैसा होता है। तो मैं आपको दीपक जी एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। ब्लड प्रेशर की दवाइयों के साथ एक फिनोमिना होता है जिसे बोलते हैं हम रिबाउंड हाइपरटेंशन। अगर तो दवाइयों पे अगर मरीज है, उनका सेवन लगातार कर रहा है और बीपी आपका कंट्रोल रहता है, तो कुछ दवाई ऐसे होती हैं, अगर उन दवाओं को अगर अचानक से छोड़ दिया जाए, उनका सेवन अचानक से बंद कर दिया जाए, तो बीपी ओरिजिनल से भी ज्यादा शूट कर जाता है, जिसे बोला जाता है रिबाउंड हाइपरटेंशन। और वो मात्रा बीपी की 190/140 के पार भी हो जाती है, जिसके कारण उस समय ब्रेन की नसें अगर फट जाएं और ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक होने का चांस होता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि ब्लड प्रेशर की दवा को नियमित रूप से लिया जाए। बीपी आपका 140/90 के नीचे अंडर रहना चाहिए, टारगेट ये रखिए। ब्लड प्रेशर को मॉनिटरिंग कराइए। अगर ब्लड प्रेशर पहले आप डेली ले सकते हैं, बीपी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कुछ समय बाद आप उसे एक दिन छोड़ के मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अगर बीपी आपका कंट्रोल रहता है तो हफ्ते भी मॉनिटरिंग करके ब्लड प्रेशर को अपना चार्ट बना सकते हैं। और रेगुलर नियमित रूप पे अपने कार्डियोलॉजिस्ट को मिलिए, अपनी ब्लड प्रेशर की दवाइयां उनको बताइए कि आप ये दवाइयां ले रहे हैं, अगर उन दवाओं का कोई साइड इफेक्ट है या नहीं, वो आपको आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपको टाइम टू टाइम बताएंगे, ताकि उन दवाओं को आप छोड़ने से पहले एक बार उनसे सलाह लें, या उनका कोई अल्टरनेटिव अगर लिया जा सकता है तो वो आपको हम बताएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई उन लोगों के लिए जो लोग दवाएं ऑलरेडी खा रहे हैं और बीच बीच पे लापरवाही बरत देते हैं और अपनी अपनी फिलॉसफीज लगाते हैं। जैसे सर ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि साहब हम या तो धीरे धीरे छोड़ देंगे, तो एक दिन खाएंगे, फिर अगले दिन आधी खाएंगे, फिर अगले दिन उसका भी आधी खाएंगे। ये पता नहीं कौन सा ज्ञान कहाँ से मिल गया लोगों को कि इस तरह से दवाइयाँ छोड़ने से जो है वो सब ठीक हो जाता है। डॉक्टर डिसाइड करेंगे तो उन्हीं को डिसाइड करने दीजिए।
डॉक्टर समदानी, थोड़ा सा और ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ा सा और भी कई भ्रांतियां हैं कि साहब अगर इनको लंबे समय तक लिया जाए तो किडनी पर इफेक्ट करती हैं। अभी सर ने बताया कि अचानक से छोड़ दिया जाए तो उसके डबल जो है रिबाउंड जो इम्पैक्ट हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। इस वजह से कई लोग ना दवा शुरू करने से डर भी जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी दवा लेते हैं, कोई भी तरह की दवा हो, उसके इफ़ेक्ट ज़्यादा रहते हैं और साइड इफ़ेक्ट कम रहते हैं। इसका मतलब है कोई भी दवा की साइड इफ़ेक्ट रहती है, लेकिन जो डॉक्टर आपको दवा चालू कर रहा है वो आपके लिए चालू कर रहा है, उनको साइड इफ़ेक्ट कम की जांच और उनको एक्सपीरियंस है साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, उसी तरह आपको मॉनिटर करेंगे। यदि आप दवा नहीं लेंगे साइड इफ़ेक्ट, तो इसका साइड इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक जो आज का टॉपिक है, किडनी डिजीज़, ब्लाइंडनेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आँख रोशनी खोना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर के कारण, ये पूरे शरीर को खा सकता है। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर की गोली लेना ज़रूरी है, और बहुत तरह की दवाइयाँ आपका डॉक्टर ज़रूर जानते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छी कौन सी दवा रहती है। जैसे डायबिटीज़ पेशेंट को हम एक टिपिकल ग्रुप ऑफ ड्रग्स देते हैं जो उनके लिए बेटर रहता है, किडनी के लिए बेटर रहता है, हार्ट के लिए बेटर रहता है। जो लोगों का ऊपर का ब्लड प्रेशर या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, उनको एक तरह की क्लास के ड्रग सूट होते हैं, उसे हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बोलते हैं, वो देते हैं। जिन लोगों को सूजन आती है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उनको हम डायूरेटिक देते हैं जिससे पानी भी निकलता है। तो ये अलग अलग क्लासेस की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों को लेने के बाद आपका मॉनिटरिंग किया जाता है, फिजिकल मॉनिटरिंग और लेबोरेटरी मॉनिटरिंग किया जाता है। और ये कोई भी दवा कभी भी आप छोड़ दे तो इनकी साइड इफ़ेक्ट, जैसे रिबाउंड हाइपरटेंशन या पल्स एकदम बढ़ना, यदि आप ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे जो ब्लड प्रेशर के साथ आपका पल्स भी कंट्रोल कर रहा है और आपने उसको अचानक बंद कर दी, तो इससे रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया यानी कि पल्स एकदम फास्ट हो सकता है और ये खतरनाक हो सकता है। कभी कभी ब्लड प्रेशर गिर सकता है, स्ट्रोक का चांस बढ़ सकता है। तो ब्लड प्रेशर की दवा मैं बोलता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी एक दीपक जी प्रॉब्लम है कि पेशेंट हमें आके पूछते हैं आप नमक कम खाना बोल रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन क्या हम हिमालयन सॉल्ट या पिंक सॉल्ट या दूसरे कोई तरह का नमक खा सकते हैं? मैं उन्हें कहता हूं कि सॉल्ट का टेस्ट यदि मीठा हो तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन सॉल्ट सॉल्ट ही रहता है। मार्केट में एक लो सॉल्ट करके भी, लो सोडियम करके भी नमक मिलता है जिसका नाम है लो सोडियम सॉल्ट। ये सोडियम कंटेंट कम रहता है इसमें, लेकिन इसमें पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा रहता है। तो किडनी के जो पेशेंट रहते हैं उनको पोटेशियम खाना ज़्यादा अलाउड नहीं है। तो ये सब सावधानी और डॉक्टर के साथ में ही जांच पड़ताल करके आप दवा लीजिए ऐसे। और हम तो इस पे देखिए, ये जो खाने पीने के उत्पादों में जो नाम बदल बदल के ये लोग अपने से रख देते हैं, इनको भी रेगुलेट करना चाहिए। खैर FSSAI इस पर ध्यान देता ज़रूर है, लेकिन कई बार जो है ना लेट हो जाती है। बहुत क्विकली डॉक्टर नीरज जैन, पॉल्यूशन का स्ट्रोक का से कनेक्शन है, बहुत सारी स्टडीज़ बताई हमारे सामने हैं, वो बता रही हैं क्या करना चाहिए पॉल्यूशन के दौरान, जो प्रो हैं, जो संवेदनशील हैं स्ट्रोक के लिए, उन लोगों को। दीपक जी, पॉल्यूशन का लार्ज पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज में ऐसा पाया नहीं गया है कि डायरेक्टली उनका पॉल्यूशन से रिलेशन है, लेकिन पॉल्यूशन का डेफिनेटली हमारे जनरल लंग हेल्थ और जनरल हार्ट हेल्थ से डेफिनेट डायरेक्ट रिलेशन है, जो कि इनडायरेक्टली हमको स्ट्रोक के लिए ज़्यादा प्रोन करते हैं। अगर पॉल्यूशन बेसिकली जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट जो एयर में है, बेसिकली हमको स्मोकिंग और जो एयर पॉल्यूटेंट्स जो हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा लंग्स को नुकसान होता है, लेकिन इनडायरेक्टली वो हमको अफेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेशन लाने चाहिए ताकि इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमारी एयर में हैं, जो कि हमारी इनडायरेक्टली हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, वो हमारी हार्ट की और लंग्स की हेल्थ को प्रिजर्व करे, सो इनडायरेक्टली हमको स्ट्रोक होने का चांसेस भी कम रहेगा। एब्सोल्युटली। तो पॉल्यूशन तो देखिए, अगर आप स्टडीज़ को एक बार उनका आकलन करना शुरू कर देंगे तो इनडायरेक्ट जो इम्पैक्ट्स हैं वो तो कोई भी आपका ऐसा ऑर्गन नहीं है जिसपे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स ना हो। तो बेहतर यही होगा ये जो पूरा का पूरा पॉल्यूशन है इसको एक साथ एड्रेस किया जाए ताकि ओवरऑल एक होलिस्टिक हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों का वक्त निकाला आपने। डॉक्टर नीरज जैन, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर प्रतीत समदानी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहित भूटानी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।